नमस्कार। 2 बजे की 5 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पहली खबर पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर है। दूसरी खबर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की होगी। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी पर स्कूलों की छुट्टी कैंसिल होने की है। चौथी खबर चुनाव आयोग की बैठक से जुड़ी है। वहीं चौथी और आखिरी खबर कोलकाता रेपकांड के आरोपी संजय के पॉलीग्राफी टेस्ट की है। तो पहली बड़ी खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने लखपति दीदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने योजना की लाभार्थी महिलाओं से चर्चा की। कार्यक्रम में 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट बांटे। साथ ही स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और लगभग 5,000 करोड़ के लोन जारी किया जाएगा। लखपति दीदी योजना में अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। महाराष्ट्र के अलावा पीएम मोदी राजस्थान भी जाएंगे। जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के एक समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे और हाई कोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के हाई कोर्ट प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में शामिल होने पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुंबई रणदीप से। रणदीप, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा रहा है, लखपति दीदियों से मुलाकात की है, कुछ महीने बाद वहां पर चुनाव भी है, इसको लेकर ये कार्यक्रम किस तरह से रहा और कितना अहम होने वाले चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र के जलगांव जिला में नरेंद्र मोदी जी का दौरा है और उन्होंने लखपति दीदी का कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने योजना की लाभार्थी महिला से चर्चा की। कार्यक्रम में लगभग 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट बांटे गए। साथ ही वह सहायता समूह के रिवॉल्विंग का फंड और लगभग 5,000 करोड़ का लोन जारी भी किया है। लखपति दीदी की योजना में अब तक 1 करोड़ महिला के लखपति दीदी बन चुकी है, ऐसा उन्होंने कहा है, जबकि सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। और महाराष्ट्र के अलावा भी और जो महिला है, अब अत्याचार हुआ है, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र जल उठा है। जो बच्चियों और लड़कियों को जो इतने बुरी तरीके से व्यवहार कर रही है, इसकी वजह से विरोधक भी आक्रामक हो चुके हैं, महिलाएं आक्रामक हो चुके हैं। उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने बताया कि किसी भी अपराधी को माफ नहीं किया जा सकता है जो हमारे दीदियों को या बहनों को कुछ इस तरह से छेड़छाड़ी करे या अत्याचार करे। और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन अपराधियों के साथ और जो अपराधी को मदद कर रहे हैं उनको भी माफ न किया जाए, उसको भी सजा दी जाए। बिल्कुल, वाकई जो भी अपराधी हो उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें होने वाले यहाँ पर महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद चुनाव भी हैं और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से योजना भी चलाई गई, जहां पर हर महीने बहनों को, महिलाओं को पैसे भी दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि हम महिलाओं को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए लखपति दीदी का एक उन्होंने अभियान भी शुरू किया है। इस बार जो बजट देखा उस बजट में भी इसका जिक्र किया गया। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हम 72,000 रुपए देंगे इस चीज को लेकर। लेकिन यहां पर जिस तरह से कई लाखों बहनों को यहां पर मजबूती प्रदान की जा रही है, उनको लखपति बनाया जा रहा है, क्या इसका असर आपको लग रहा है कि होने वाले चुनाव में यहां पर दिखाई दे रहा है? और इससे जो वर्तमान अभी सरकार है, बीजेपी है, जिसमें बहुत सारी दूसरी इसमें पार्टियां भी शामिल हैं, शिंदे गुट की पार्टी भी शामिल है, क्या उनको इसमें फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम सर्टिफिकेट भी बांटे गए। जी बिल्कुल, अभी जब भी चुनाव आते हैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कुछ ना कुछ चुनावी जुमला सामने आ जाता है। विपक्ष हमेशा कहता रहता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो नरेंद्र मोदी खैरात बांटने चले जाते हैं, मगर जिस तरह से खैरात बांटी जा रही है और जिस तरह से ये भी लखपति बनाने की बात कर रही है, ये जो महिलाओं के खाते में जो लाडली बहना जो योजना है, उसके तरीके से भी वो 1500 रुपया देने के शुरुआत की है। और जिस तरह से विरोध पक्षों ने भी ऐसे मुद्दा उठाया है कि अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं वो लोगों को पैसे बांटने की बात करते हैं। अगर जब बात की जाए कि
अगर चुनाव नजदीक है और उन्होंने हर तरह के जुमले जो है सामने लाने की कोशिश की है, मगर महाराष्ट्र की जनता जो है वो चुनाव में इस तरीके से जुमले से ये मोदी जी को मतदान नहीं करेगी या उनको सपोर्ट नहीं करेगी। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया सलाम जानने के लिए। देखना होगा जिस तरह से विपक्ष लगातार कहता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो लखपति दीदी को लेकर बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम भी किया गया, इसका कितना फायदा होगा चुनाव में, देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में आयोजित हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। दोनों राज्यों के उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी आलाकमान ने विचार विमर्श किया। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में एक चरण में चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। भाजपा की हरियाणा इकाई ने विधानसभा के लिए 300 से अधिक उम्मीदवारों की सूची तैयार की है। सूची केंद्रीय चुनाव समिति के सामने पेश की गई, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों में 2 या 3 से लेकर 5 नाम शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। यहां 88,66,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 20 अगस्त को होगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद जम्मू संभाग में सीटों की संख्या बढ़ गई है। पार्टी ने जम्मू संभाग के लिए विशेष रणनीति बना रही है, जिसके तहत पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते दिल्ली का और हमारे साथ जुड़ रहे हमारी संवाददाता तनु बालियान। तनु, जिस तरह से बैठक चल रही है और अब यहां पर हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव है, उम्मीदवारों को लेकर यहां पर चर्चा चल रही है, बहुत अहम है। हालांकि अभी हरियाणा में जो तारीख है उसको कुछ फेरबदल करने के लिए बीजेपी ने मांग की। देखना होगा वो मांग पूरी हो पाती कि नहीं हो पाती, नई तारीख का ऐलान होता कि नहीं होता। लेकिन यहां पर वाकई अब जिस तरह से बीजेपी रणनीति के तहत यहां पर अब उम्मीदवारों का चयन कर रही है, क्या कुछ इसमें ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू में बीजेपी अपने प्रत्याशी तो उतारेगी, लेकिन कश्मीर में वहां पर जो इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार होंगे उनका समर्थन करेगी या उनको अपनी पार्टी में लेकर आएगी। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए जिस तरीके से आज जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और करीब 6:30 बजे का वो वक्त रहेगा जब पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित जो पार्टी मुख्यालय है वहां पर पहुंचेंगे। और देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों पर ही फोकस है और दोनों राज्यों के लिए ही पार्टी के जो उम्मीदवार है वो आज तय किए जाएंगे। जिस तरीके से 90 विधानसभा सीट जो हरियाणा की है और जिस तरीके से अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी भी है कि चेंजेस जो है वो हो सकते हैं भागीरथ जी, डेट जो है वो चेंजेस हो सकती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। तो देखिए स्ट्रैटेजी इस बार बहुत अलग बनाई गई है जम्मू कश्मीर के लिए भी और हरियाणा के लिए भी। हरियाणा का अगर मैं जिक्र करूं भागीरथ जी तो अभी 2 दिन तक मंथन भी चला था गुरुग्राम में, जिसको लेकर तमाम जो है वो बातें निकल कर आई है और बीजेपी ने इंटरनल सर्वे भी कराया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और वो इंटरनल सर्वे कराया गया है कि किस तरीके से जो वहाँ के एमएलएज हैं उनका परफॉर्मेंस है, क्योंकि बहुत से एमएलएज ऐसे भी है 10 से 12 जो जानकारी है कि उनका पत्ता इस बार कट सकता है और उन लोगों को मौका दिया जाएगा जो पार्टी के बहुत करीबी है, आरएसएस के बहुत करीबी है, साथ ही जिन्होंने जमीनी स्तर पर जाके काम किया है। और देखिए जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत अलग स्ट्रैटेजी इस बार जो है वो बनाई गई है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है वहाँ के इलेक्शंस को लेकर। और जिस तरह बिल्कुल, इसलिए काफी मंथन होगा और देखना होगा उस मंथन के बाद किस तरह से उम्मीदवारी यहाँ पर तय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तनु इस तमाम जानकारी के लिए। इसी बड़ी खबर, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस जन्माष्टमी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर कल यानी 26 अगस्त को एमपी में स्कूल खुले रहेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब जन्माष्टमी पर एमपी के स्कूल खुले रहेंगे और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में भारतीय विशिष्ट परंपरा, योग आदि पर व्याख्यान और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यानी कल बच्चों को स्कूल आना होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में जन्माष्टमी पर छुट्टी रहती थी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का और बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनी से। अनिरुद्ध, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी नहीं होगी।
इसके बदले भारतीय विशिष्ट परंपरा, योग आदि पर व्याख्यान होंगे और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सरकारी रूप से बड़े भव्य रूप से मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री खुद पिछले 2 दिनों से जन्माष्टमी के कई कार्यक्रमों में मालवा निमाड़ के इलाकों में, इंदौर में, उज्जैन में, जहां भी वो दौरे कर रहे हैं वहां शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने आदेश जारी किया है और कल की बात करें तो कल ही भोपाल की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी से पूरे भोपाल के स्कूलों के लिए आदेश जारी हुआ है कि यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी पे बच्चे और शिक्षक और प्रिंसिपल स्कूल में जरूर आए। और 16 स्कूलों के लिए यह विशेष आदेश निकाला गया है जिसमें सीएम राइज स्कूल शामिल है, कुछ उत्कृष्ट स्कूल शामिल है, मॉडल स्कूल शामिल है, एक्सीलेंस स्कूल शामिल है और कुछ सरकारी स्कूल सामान्य भी शामिल है। तो 16 स्कूलों के लिए भोपाल में विशेष रूप से आदेश निकला है। इसके अलावा भी सभी स्कूलों में पूरे मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालय ने, डीपीआई ने आदेश जारी किया है कि जन्माष्टमी के दिन स्कूल छुट्टी न रखें। और यह आदेश न केवल सरकारी स्कूलों के लिए बल्कि निजी स्कूलों को और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को भी अलग अलग माध्यम से संदेश भेजा गया है कि अपने अपने स्कूल कॉलेजों में जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। और जहां तक स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में लगभग 2 घंटे शिक्षकों को, प्रिंसिपल को और छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को आना होगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़े प्रसंगों पर चर्चा होगी, व्याख्यान होंगे, उनकी लीलाओं का वर्णन होगा, उन पर आधारित शिक्षक जानकारी देंगे, कृष्ण सुदामा की दोस्ती की जानकारी देंगे। इसके अलावा कृष्ण भगवान की जो शिक्षा हुई थी वो उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में हुई थी, वहां भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में कार्यक्रम मनाया जाएगा। लेकिन अभी मिशनरी स्कूल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार अपने स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में जो चर्च से जुड़े स्कूलों में मनाते हैं या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। तो हालांकि आदेश वहां भी गए हैं, वहां भी कहा गया है कि मिशनरी स्कूलों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाए, निजी स्कूलों में मनाई जाए, सरकारी स्कूलों में मनाई जाए। बिल्कुल, वाकई अनुरोध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आप चौथी बड़ी खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। भाजपा और इंडियन नेशनल लोक दल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। संभावना है कि चुनाव आयोग हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग कराए। ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है। हालांकि इस पर जो भी फैसला होगा वो मंगलवार को ही लिया जाएगा। तो 1 अक्टूबर की जगह कोई अन्य तारीख में चुनाव संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और INLD ने वहां पर राज्य में त्योहार के मद्देनजर इस तारीख को बदलने का मांग की है। चुनाव आयोग से देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर विचार करके क्या तारीखों में बदलाव करता है। और ऐसा माना जा रहा है कि 1 तारीख के बदले वहां पर 6 या 7 तारीख को वोटिंग हो सकती है और इससे जम्मू कश्मीर के जो परिणाम की तारीख है फिर उसमें भी बदलाव होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पंकज वर्मा से। पंकज, जिस तरह से हरियाणा की तारीखों में अब बदलाव की बात सामने आ रही है, चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आया। उन्होंने डिस्क्रिशनरी एक बात जो कही है कि किस डेट पर चुनाव जो है वो सही होंगे, उसकी डिस्क्रिशन एक जो है उनको दे दी गई। क्योंकि एक आपने अभी देखा होगा कि आपत्ति जताई गई थी कि बिश्नोई समाज का एक कार्यक्रम है और साथ ही साथ एक और बात का जो जिक्र उठकर आया था कि अक्टूबर की उन तारीखों में अक्सर लोग वीकेंड मनाने बाहर चले जाया करते हैं, क्योंकि 6 छुट्टियां जो है एक साथ दिखाई पड़ रही थी, जिससे वोटिंग रेशियो भी हरियाणा के अंदर कम हो सकता था। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं अभी ये बड़ा फैसला लिया गया और इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग बताई जा रही है मंगलवार की बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा जो नेक्स्ट मीटिंग है अब उसमें मंगलवार को होगी और चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन बीजेपी और INLD की तरफ से ये मांग की गई है तारीखों में बदलाव की। आगे बढ़ते हैं, आखिरी 5वीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से, जहां पर कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। CBI और सेंट्रल फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स रविवार को प्रेसिडेंसी जेल पहुंचे। यहां संजय बंद है,
मेंबर्स संजय से सवाल कर रहे हैं। एक दिन पहले 24 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर और 1 वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। सीबीआई ने आज संदीप घोष के घर छापा भी मारा है। टीम घोष और उनसे जुड़े लोगों के 15 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीबीआई टीम आज सुबह जब घोष के घर पहुंची तो परिवार वालों ने 1 घंटे 15 मिनट तक दरवाजा ही नहीं खोला था। बता दें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम में उसका शव मिला था। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी ऋषभ राय से। ऋषभ, जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद पूरे देश में हंगामा हुआ, लेकिन जैसे ही सीबीआई के पास ये मामला गया उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया है। जो मुख्य आरोपी है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है और तो वहीं जो पूर्व प्रिंसिपल है उनके घर आज छापा भी मारा गया है। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम तरीके से पूरा मामला जो देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है और अब इस मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। चाहे वो संदीप घोष हो, जिनको लेकर भ्रष्टाचार निमित्ता के आरोप कई उन पर लगे, उनकी भी जांच की जा रही है। छापेमार कार्रवाई उनके घर पर की गई है, लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना का जो 9 अगस्त को होती है, ट्रेनी डॉक्टर की जो रेप कर हत्या कर दी जाती है और बेरहमी से उसको मार दिया जाता है, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, इसका पॉलीग्राफ टेस्ट भागीरथ जी जारी है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो फॉरेंसिक टीम है और जो सीबीआई की टीम है वो ये जानना चाहती है कि जो पहले बयान इस आरोपी ने दिए थे जब इसकी गिरफ्तारी की गई थी, तब इसने जो बयान दिए थे उनमें क्या अभी भी वही बयान पर कायम है या उनमें बदलाव करता है, क्योंकि लगातार इन पर सवालों के जरिए क्रॉस चेकिंग की जाएगी और तमाम तरीके से जो पीड़िता के परिजन हैं उनको भी पुलिस की कार्यशैली पर तमाम शक था या उनको लगता था कि उनको सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है। तब ये मामला सीबीआई के पास आया और सीबीआई भी अब इस मामले को लेकर इंतजार करेगी कि फॉरेंसिक टीम आगे क्या रिपोर्ट देती है। लेकिन महत्वपूर्ण तमाम सवाल हैं, क्योंकि इससे पहले जब जो पीड़िता थी उसके बाद जब जांच की गई, उसके नाखून में, स्किन में खून और जो आरोपी की स्किन पाई गई थी उसका मिलान भी इस आरोपी से हुआ था। उसके जो खून का सैंपल जो थे वो संजय रॉय से मैच करे थे। लेकिन जो परिजन के सवाल हैं वो ये हैं कि एक कोई आरोपी इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता है, कई और आरोपी इसमें शामिल हैं। तो इन्हीं सवालों का समाधान ढूंढने के लिए, इनका जवाब ढूंढने के लिए सीबीआई और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। बिल्कुल वाकई ऋषभ, क्योंकि जब आरोपियों से पूछताछ की जाती है तो बहुत सोच समझ के अपने जवाब को वो मोल्ड भी कर देते हैं, उसको बदल भी देते हैं। उसमें एक पॉलीग्राफ टेस्ट होता है कि जिसमें आरोपी अपने सवालों को जो जवाब देना है उसको छुपा नहीं पाता है और ये बहुत एक अहम कड़ी साबित होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जब आप आरोपी से पूछेंगे तो सोच समझ कर जवाब देकर उसको छुपा देगा या उसको बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन पॉलीग्राफ के जरिए बहुत सत्यता के साथ, इसको पूर्णता तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सत्यता के साथ वो जवाब मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो जांच की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर अब जब इन आरोपियों से पूछताछ हो रही है और तमाम लोगों से भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, देखना होगा क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, क्योंकि बहुत सारे संदिग्ध सवाल हैं जिसके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। लेकिन जिस तरह से आज छापा मारा गया पूर्व प्रिंसिपल के घर में और पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, देखना होगा अब यह जांच किस तरह से कितनी त्वरित पूर्ण होती है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।